गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ निशा यादव। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है एंड होप्सो कि आगे भी वीडियो आते रहेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट DSSB TGT साइंस। किस तरीके से ये एग्ज़ाम बाकी टीचिंग एग्ज़ाम से डिफरेंट है, क्या आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जिससे कि आप कम से कम टाइम में बिल्कुल सटीक तैयारी कर सकें। और जब ये एग्ज़ाम करीब आए तो उस टाइम पे आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो DSSB TGT साइंस या फिर DSSB का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग हो या फिर नॉन टीचिंग हो, क्योंकि मैं टीचिंग एग्ज़ाम दे रही हूँ तो हम सिर्फ यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही बात करेंगे। DSSB का जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो बाकी एग्ज़ाम से डिफरेंट कैसे है, पहले तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। आप बाकी किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का, उसको पढ़ने का। लेकिन जब आप DSSB के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम पे आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने का 1 मिनट भी नहीं है और ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात SSC एस्पिरेंट्स, बैंकिंग एस्पिरेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सेकंड जो चीज़ होती है इस एग्ज़ाम में, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर ना करने के बीच में सबसे बड़ी बाधा बनती है, वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। DSSB एग्ज़ाम में आपको कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको पार्ट ए, पार्ट बी, 2 पार्ट पढ़ने हैं और हर पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट है, पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट पेडागोजी है, और उस सब्जेक्ट में भी अगर आप TGT साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, प्लस बायो आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक जाती है, वो आपको पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, किस तरीके का ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपसे मांग क्या रहा है। सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि आप एक एग्ज़ाम को ये समझ पाएँ, एक एग्ज़ाम के बारे में, कि वो एग्ज़ाम आपसे डिमांड क्या करता है, कि आप क्या उस एग्ज़ाम में किस तरीके से तैयारी करें कि उस एग्ज़ाम को आप पूरा अटेम्प्ट कर पाएँ। DSSB सबसे बड़ा जो डिफ़िकल्टी है वो होती है कि बच्चों का एग्ज़ाम ही पूरा नहीं होता। तो इस एग्ज़ाम का नेचर क्या है, पहले उस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, PYQs लगाने के बाद और 2025 का एग्ज़ाम देने के बाद, मॉक्स लगाने के बाद, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस एग्ज़ाम में आपकी बहुत हायर लेवल की नॉलेज को चेक नहीं किया जा रहा है। इस एग्ज़ाम में आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है आपको उसको चेक किया जा रहा है। आइदर आप जनरल पार्ट में देख लीजिए, एक्सेप्ट GK GS, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में है और वो आप किसी भी एग्ज़ाम में, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर आप GK GS इंक्लूड है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जो है वो उसकी डिमांड करता है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके मैथ के बेसिक क्लियर नहीं है तो आप स्पीडली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अगर आपके इंग्लिश हिंदी के बेसिक क्लियर नहीं है, आपकी ग्रामर क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट का NCERTs के बेस, अगर आपके क्लियर नहीं है, अगर आपको NCERT की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं इसके नेचर की। अब हम बात कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हो सकता है कि किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो। ठीक है, मैंने प्रॉपर जिन टीचर से, जिन यूट्यूब चैनल से, जिन बुक से पढ़ाई की है, मैं आपको वही बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो 10-20 बार अलग अलग बुक से पढ़ने के बाद, मिस्टेक करने के बाद, ज़्यादा पढ़ने के बाद, जो ज़रूरत नहीं था वो भी पढ़ लिया, ऐसी मिस्टेक्स करने के बाद तब मैंने ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इकट्ठा किए। सो चलिए पहले बात करते हैं हम पार्ट ए की। पार्ट ए जो है उसके अंदर आपके 5 सब पार्ट्स हैं। पहला तो आ जाता है आपका GK GS। इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है GK GS का कोई अंत नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए तो ख़त्म नहीं हो जाती GK GS। सेकंड जो पार्ट है वो है आपका मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज है आपकी हिंदी एंड इंग्लिश।
ओके, इस वीडियो में आपको सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगी ऊपर ऊपर से कि मैंने कहाँ से कितनी क्या तैयारी की है। हर एक पार्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आने वाली वीडियोस में कर लेंगे। पार्ट बी की अगर हम बात करें, जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन वैसे अगर बात करें तो ये होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, प्लस में इसमें पेडागोजी भी आती है, सब्जेक्ट पेडागोजी। सो पार्ट ए की अगर हम बात करें, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग करने के लिए देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके पास हैं, आपको जो भी पसंद आए वो आप जिस भी टीचर का आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में है आप उससे पढ़ सकते हैं। आज के इस एरा में आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बैच खरीदने की ज़रूरत है या कुछ और करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बैच की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। मुझे वो नीड फील नहीं हुई जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, सो मैंने कोई बैच नहीं खरीदा है इसके लिए। लास्ट टाइम में बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए जो मुझे लगा कि बेस्ट टीचर है जो सिर्फ DSSB को ही टारगेट करता है। देखिए आपको PhD नहीं करनी है मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में, आपको सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज पे डिपेंड होना है जो आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक हो, मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाले टीचर्स के ऊपर आपको डिपेंड होना है। लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो मैथ्स और रीजनिंग, पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के अंदर जो मैंने जिस टीचर के ऊपर रिलाई किया था वो है हरीश गौतम सर। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप यूट्यूब पे टाइप करोगे तो हरीश गौतम सर की प्लेलिस्ट आ जाएगी। आप टॉपिक वाइज डालिए हरीश गौतम, आगे टॉपिक डाल दीजिए मैथ का, आपको हर एक वीडियो मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, इनके पढ़ाए हुए हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक कवर करता है। सो हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश पार्ट जो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उनका नॉर्मली अच्छा ही होता है। ग्रामर में आपको मिस्टेक जो है आपकी हो जाती है। सो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर किया है, जैसे निमिषा बंसल मैम है, उनके 120 रूल्स है ग्रामर के, बहुत सारे। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम होती थी, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कि रट्टा मारना जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पर हमें ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता कि हम रट्टा क्यों मारना पड़ रहा है। हमें कुछ ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ पे हमें रट्टा ना मारना पड़े, हम अपने कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन को सोल्व कर दें। सो मैंने एक यूट्यूब चैनल ढूंढा जिसका नाम है अमन वशिष्ठ। आई थिंक SSC वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अमन वशिष्ठ सर, इनकी एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, आई थिंक 40 to 41 वीडियोस होंगे, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। आपका ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपने वो वीडियो देख ली, ढंग से देख ली और नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, इससे ज़्यादा आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं चाहिए। एंड जैसे हमने हिंदी में बात की थी, वैसे इंग्लिश ग्रामर में वोकैब होती है, एंटोनियम सिनोनियम होते हैं, ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं, फिर स्पेलिंग होती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं। ये अदर टॉपिक्स हैं जो ग्रामर के अलावा हमें इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक्स के लिए मुझे लगता है कि जो नीतू मैम की है, नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो इनफ है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई सोर्स नहीं मिल सकता। आप यूट्यूब पे एक आध वीडियो देखिए, वो आपको तरीका बता देंगे कि किस तरीके से आप सेंटेंस को रीअरेंज कर सकते हैं। उसके अलावा नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है उससे आप वोकैब कीजिए, इडियम फ्रेजेस कीजिए, एंटोनियम सिनोनियम कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्पेलिंग कीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद जो मैंने किया था वो ये था कि मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी स्पेलिंग के अंदर, क्योंकि हमें बहुत सारी स्पेलिंग ऐसा लगता है कि हम सही हैं लेकिन वो गलत हो जाती है हमारी। उसके लिए मैंने रानी मैम, आपने सुना होगा नाम रानी मैम का यूट्यूब चैनल खोला और मैंने सिंपली जो उन्होंने इम्पोर्टेंट कुछ स्पेलिंग्स बताई हुई थी, उनकी स्पेलिंग्स लिख के मैंने उनको याद करना शुरू किया। और मेरी DSSB के अंदर मेन एग्ज़ाम्स के अंदर बता रही हूँ मैं, मॉक के अंदर तो स्पेलिंग सही होना स्टार्ट हो ही गई थी, उसके अलावा मेन एग्ज़ाम्स में भी मेरी सारी स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो हमने पार्ट A के बारे में डिस्कशन कर लिया, अभी मोटा मोटा डिस्कशन किया है लेकिन डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की।
देखिए बहुत सारे कोचिंग अवेलेबल हैं, आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यूट्यूब इतना प्रोग्रेस कर चुका है कि आपको अभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि जो कोचिंग दे रहे हैं वो अच्छी बात है, देनी चाहिए। अगर आपको यूट्यूब से समझ में नहीं आता आप कोचिंग लीजिए। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो मैंने अभी इन टीचर्स का नाम लिया ये भी किसी ना किसी कोचिंग में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मैंने अपनाया है तरीका वो ये है, रीड एनसीईआरटी। देखिए हमारे 11th क्लास में हमारे स्कूल में बोला जाता था कि एनसीईआरटी को जिस बच्चे ने समझ लिया ना वो टफ से टफ एग्ज़ाम भी निकाल सकता है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा देखा है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लिख दी जाती है। अगर आप नीट की बात करें तो नीट में तो होता ही होता है। मैंने एचटेट में भी लाइन्स देखी हैं, मैंने सीटेट में भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देखी है, मैंने DSSB में भी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन देखी है, मॉक में भी देखी है। सो ऐसा बहुत बार होता है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रिपीट कर दी जाती है एग्जाम में, लेकिन बच्चा क्वेश्चन गलत कर आता है। क्यों? क्योंकि उसने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी। अब बात करते हैं एनसीईआरटी पढ़नी कौन सी क्लास तक की है। देखिए सबसे पहले तो आप अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस उठाइए। सिलेबस आपका मेन है, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी में ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि ये टॉपिक एनसीईआरटी में कहाँ है। जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक इस एनसीईआरटी में यहाँ इस पेज पे है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना सब्जेक्ट का सिलेबस उठाइए, ऑफिशियल सिलेबस जो आपने DSSB की साइट से डाउनलोड किया है उसको उठाइए, उसको पढ़िए। एनसीईआरटी में वो चैप्टर उस नाम से है, जिस भी क्लास में है आप पूरा पढ़िए। वैसे अगर हम मोटा मोटा बात करें तो आपको 9th and 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है साइंस की, और सिर्फ कंप्लीट नहीं करनी है, इसका रिवीजन करना है बार बार। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो मैंने जो सोर्स अपनाया था वो था PW, फिजिक्स वाला, बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता होगा। PW के कोई भी टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे पढ़िए फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी क्योंकि मेरा बायो बैकग्राउंड है, तो मुझे बायो पहले से मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री जो है PW से कवर की, उसके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि अगर मैं चाहूँ तो 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर जो है फटाफट रिवाइज कर सकूँ। उसके बाद जब आप 9th 10th का कवर कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको PYQ लगाना है, और आपको ये देखना है कि 9th 10th से अपर लेवल का कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। आपको वो टॉपिक चूज़ करने हैं 11th 12th के, और आपको 11th 12th से वो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, सिर्फ सब्जेक्ट में 9th 10th 11th 12th नहीं है, आपका ग्रेजुएशन का भी आता है। तो आप जब ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स जो न्यू ऐड हुए हैं अभी, स्पेशली बायो के ऐड हुए हैं, TGT साइंस में तो सिर्फ बायो के ऐड हुए हैं, सो वो आप कहाँ से पढ़ोगे, जो आपकी ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं वो आप कहाँ से कवर करोगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जब भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर न्यू सिलेबस ऐड होता है तो बिल्कुल डेप्थ में जाके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और ये सिलेबस अभी अभी ऐड हुआ है तो ये डेप्थ में जाके क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, और सो उन्होंने अभी इस बार भी नहीं पूछा है। हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में वो डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दें। सो इस बार जो है उन्होंने ऊपर से क्वेश्चन पूछा था ग्रेजुएशन लेवल में। सो आपको इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है जो है लर्निंग मेटावर्स, ओके। इसके अलावा मुझे टेलीग्राम से भी कुछ नोट्स मिले थे, मैंने उनको भी पढ़ा। लर्निंग मेटावर्स जो है वो आपको प्रिसाइज, सही, जितना आपको चाहिए उतना आपको प्रोवाइड कर देता है। आपको ये नोट्स लेने हैं और इनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। सिर्फ आपको नोट्स लेने हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना।
अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी की। देखिए, सब्जेक्ट पेडागोजी की सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कुछ लोग बिना पढ़े भी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सही कर जाते हैं, कुछ लोगों का नहीं होता। ठीक है, उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है। सो जिनको भी टीचर की ज़रूरत होती है उनके लिए मैं 2 टीचर्स सजेस्ट करना चाहूँगी। एक तो आप सबको पता होगा, हिमांशी मैम, बहुत ही फेमस नाम है सीडीपी के लिए। तो पेडागोजी जो है हिमांशी मैम, इनसे आप कर सकते हैं सब्जेक्ट की पेडागोजी। इनके 1 शॉट वीडियोस जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है, आप कर लीजिए, उनसे हो जाएगा आपका काम। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, सो आप जा सकते हो अचीवर्स एकेडमी। ये स्पेशली हरियाणा के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। अचीवर्स एकेडमी, निशा मैम करके नाम है इनका, मुझे पूरा नाम नहीं पता है। ये जो है वो आपके बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से करवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है। हिमांशी मैम जो है वो बहुत ही ईजी वे में टॉपिक को समझाती है, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो एक प्रॉपर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आपको अचीवर्स एकेडमी में मिल सकती है। सो सब्जेक्ट यहाँ से हो गया, एंड सब्जेक्ट पेडागोजी जो है मैंने आपने बता दिया, हिमांशी मैम एंड अचीवर्स एकेडमी। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। जस्ट ए मिनट। ओके, सो अब हम बात करते हैं आपकी मिस्टेक्स की। कौन कौन सी मिस्टेक? देखिए, हर किसी की मिस्टेक जो है वो अलग अलग हो सकती है। मैं उनकी बात करूँगी जो मैंने की थी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आप भी रिपीट करें। सो पहली मिस्टेक वो होती है सब्जेक्ट में पीएचडी करने की कोशिश करना। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है। जो मैंने की थी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सब्जेक्ट में पीएचडी करने की कोशिश करना। बिल्कुल मत कीजिए। अपना सिलेबस पढ़िए और अपने सिलेबस तक ही स्टिक रहिए। ठीक है, बायो 11th-12th में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं। जो आपके सिलेबस में गिवन है और जो आपका एग्ज़ाम डिमांड करना है, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, और ये सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब करती है आपका, क्योंकि आप फालतू सब्जेक्ट पढ़ते हो। ठीक है, आप चाहे साइंस की बात कर लो, आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स की बात कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये जानने चाहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक जो है हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं। सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू लगाओ, प्लस में मॉक लगाओ। ठीक है, पीवाईक्यू लगाओ और मॉक लगाओ। और पीवाईक्यू जब आप लगा रहे हो, सबसे ज़रूरी है एनालिसिस करो, डिटेल एनालिसिस करो। ऐसा नहीं कि आपने बस ये देख लिया कि ओ मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो किस टॉपिक से है, वो किस लेवल पर जा रहा है, 9th-10th तक ही है या फिर 11th-12th तक जा रहा है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको उस टॉपिक को पढ़ना है। इस तरीके से ही तैयारी होना शुरू होती है। इस तरीके से ही तैयारी जो है वो प्रोग्रेस करती है और इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देता है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो। सेकंड है मॉक ना लगाना। देखिए, ये प्रॉब्लम आई थिंक हर स्टूडेंट के साथ होती है कि जब भी वो मॉक लगाते हैं, तो जब भी वो मॉक देते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप पेपर के 10-20 दिन पहले मॉक लगाना शुरू कीजिए, वो तो बेवकूफ़ी होती है। 10-20 दिन पहले मॉक लगाइए, लेकिन तभी शुरू नहीं करना है, क्योंकि तब तक आपको ये लगता है कि मुझे आता है। लेकिन जैसे आप मॉक लगाएंगे, आपके मार्क्स कम होंगे अगर, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। वो आपको नहीं करना है, लेकिन आपको पहले मॉक लगाने हैं। आपको डेली का एक मॉक लगाना है। अगर डेली ना हो सके तो 3 दिन में एक मॉक तो ज़रूर लगाना है। उसका एनालिसिस करना है, वो टॉपिक कहाँ से है, क्यों गलत हो रहा है, उसको अपनी रफ नोटबुक में नोट करना है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, अब मैं नोट कर रहा हूँ इसको। जब आप नोट करोगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी, और जो चीज़ गलत होती है ना, वो चीज़ आपको याद रहती है कि मेरी ये चीज़ गलत हुई थी।
ठीक है, आपने मॉक दे दिया। सबसे बड़ी 2 मिस्टेक्स की हमने बात कर ली जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान की थी, लेकिन वो बहुत पहले की थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल 1 महीने पहले की थी, नहीं, 1 डेढ़ साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, वो है आपका रिवीजन ना करना। कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, हो गया काम, मैंने आज फिजिक्स पढ़ ली, मैंने बंद करके रख दी, नहीं। आपको टाइम टू टाइम रिवीजन देना है। एटलीस्ट महीने में एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन आपको देना ही देना है, और वो भी आपका 6 मंथ्स प्रायर टू एग्ज़ाम। 6 महीने एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका 6 महीने, आज से 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको आज से हर महीने सिलेबस का रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपने पढ़ लिया वो आपको रिवीजन ज़रूर करना है, क्योंकि फिर अदरवाइज आपका 6 महीने में तो माइंड से निकल जाएगा जो आपने 6 महीने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो मोटी मोटी 3 मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, लेकिन मैंने टाइम रहते इस मिस्टेक को सुधारा। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो ये चीज़ हुई वो ये हुई कि मुझे ये पता चल चुका है कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे सिर्फ कहाँ तक पढ़ने हैं। ठीक है, मुझे प्रॉपर सोर्सेज पता है। एंड जो सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब मिस्टेक्स को सुधारने के बाद मुझे फ़ायदा क्या हुआ। तो चलिए हम फ़ायदे की बात करते हैं कि इन सभी मिस्टेक्स को सुधारने के बाद फ़ायदा क्या होता है। पहली बात, जो हमारी पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि हम सब्जेक्ट में पीएचडी करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने मॉक लगाया, मुझे पता चला कि इस टॉपिक का या मुझे इतनी ही डेप्थ में पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे इतनी डेप्थ में पढ़ना है, या फिर इस टॉपिक का मुझे ज़्यादा रिवीजन करना है या करना है। सो मुझे जहाँ पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी मैंने वही दिया, मेरा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं हुआ। उसके अलावा मॉक की बात करते हैं कि मॉक ना लगाना। मॉक लगाने की वजह से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वो ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया है कि जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स जो है वीक है, रीजनिंग में मुझे टाइम लग रहा है, तो मुझे उसके कौन कौन से टॉपिक्स जो है उनमें काम करने की ज़रूरत है। और मैथ्स में अगर मुझे टाइम लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मॉक बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस को डिकोड ही मॉक से कर लेते हैं। सो आपको मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, और आपका स्कोर बढ़ेगा अल्टीमेटली। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। रीजनिंग में एक वो आता है, एनालॉजी आता है, नंबर का एनालॉजी आता है। इसके 2 क्वेश्चन जो है मैंने हर मॉक में देखे थे, एंड मेरे ये क्वेश्चंस कभी सही ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैंने बार बार मॉक दिया, कभी नहीं होते थे मेरे क्वेश्चन सही। लेकिन मेन एग्ज़ाम में मेरे दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए, और विद इन 1 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चंस हो गए। सो ये होता है मॉक का कमाल। एंड लास्ट बात करते हैं रिवीजन की। जब मैंने 1.5 साल पहले इसकी, जब फॉर्म भरे गए थे, तब मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। उस टाइम में मैंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, एंड मैंने सोचा कि चलो मैंने सिलेबस कर लिया है, अब रिवीजन की जब पेपर आएगा पास तो कर लेंगे। लेकिन मैंने 1 महीने के ब्रेक के बाद जब मैंने सिलेबस दोबारा उठा के देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने चीज़ पढ़ी थी, और थैंक गॉड कि मैंने थोड़ा पहले इस चीज़ को एनालाइज कर लिया कि मुझे वो चीज़ें याद नहीं है, एंड मैंने उसका रिवीजन भी किया। सो इससे ये फ़ायदा ये होता है कि आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो ना बार बार, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आपने ये चीज़ बार बार पढ़ी, आपकी गलत नहीं हो सकती। हाँ, वो बात अलग है कि एग्ज़ाम प्रेशर में आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं, उनको हम हटा देते हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बेस पे ही आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो चलिए यही थी आपका मोटा मोटा डिस्कशन टीजीटी साइंस के ऊपर। आई थिंक बहुत लंबी वीडियो चली गई है ये, आने वाली वीडियोस थोड़ी और लंबी जा सकती है क्योंकि हम हर सब्जेक्ट का डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।